सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे अभय सिंह चौटाला। देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। 1000 बेरोजगार ग्रेजुएट को देगी, फिर तो वो तैयारी नहीं करेगा साहब। क्या समीकरण बने हरियाणा प्रदेश में कि 2019 में जब विधानसभा के इलेक्शन हुए तो मात्र एक ऐलनाबाद से केवल अभय जी ही विधानसभा में पहुंच पाए। ऐसी क्या दिक्कतें आ गई थी कि इन सब बड़े बड़े नेताओं को इनेलो छोड़ करके दूसरी पार्टियों का दामन थामना पड़ा। हमारा किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं। मेरा नाम है मोहित कुमार और आप देख रहे हैं HN24 न्यूज। जैसा कि आपको पता है, पूरे भारत देश में लोकतंत्र का पर्व यानी लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं और हरियाणा के अंदर भी जो है 25 मई को पोलिंग होगी। इसी बीच सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने प्रत्याशी के लिए पूरा जोर लगा रही हैं, अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा दमखम लगा रही है, रोड शो कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो इनेलो पार्टी है, जिसके सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं और फिलहाल अभय चौटाला जी को कमान सौंपी हुई है, उसी पार्टी के इनेलो पार्टी के किसान सेल के प्रदेश महासचिव श्री जगदीश जाजड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं इनका थोड़ा परिचय बता देता हूं और फिर इनके साथ तफ्तीश से बातचीत शुरू करेंगे। बड़गांव जो कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वहाँ के एक्स सरपंच रह चुके हैं। इनके पिताजी चौधरी राजाराम जी बड़ोपल जब विधानसभा होती थी वहाँ से एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं और काफ़ी सारे इनके पास है ना राजनीतिक अनुभव रहे हैं। और देवीलाल जी के साथ इन्होंने अपनी जो है राजनीतिक पारी शुरू करी थी। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री रहे तब भी इन्होंने जो है राजनीतिक के गुर सीखे और अब काफ़ी उम्र जगदीश जी की भी हो गई है, तो राजनीति को लेकर के पूरे प्रदेश हरियाणा प्रदेश की राजनीति को लेकर के खुल करके इनसे बातचीत करेंगे। क्या इनका मानना है, किस प्रकार से इनेलो के ग्राफ को ये देखते हैं और लोकसभा इलेक्शन में जो इनके कैंडिडेट खड़े हैं इनेलो पार्टी के हिसार से, कुरुक्षेत्र से, जहां जहां से खड़े हैं उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। और विधानसभा में जब 3 महीने बाद इलेक्शन होंगे इनेलो की क्या पोजीशन रहने वाली है इसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले बाबूजी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं जैसा कि आपने मेरे को बताया भाई और पब्लिक को भी बताया है कि भाई जगदीश झालड़ा मेरा नाम है। आप सबसे पहले मैं आप सभी बहनों भाइयों और नौजवान साथियों से हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ और मेरी राम राम आप स्वीकार करना। जी शुक्रिया। और मैं शुरुआत में एक ही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जी। केवल मात्र 10 दिन रह गए हैं लोकसभा चुनाव के। हिसार से सुनैना चौटाला जी लोकसभा प्रत्याशी बनाई गई इनेलो की। हिसार में उनकी पोजीशन आप कैसे देखते हैं सुनैना चौटाला जी? मैं देख रहा हूं अभी कल 3-4 जगह बड़े बड़े प्रोग्राम अभय चौटाला जी ने और सुनैना जी ने करे हैं। उकलाना के अंदर किया है और उचाना के अंदर भी किया, कई जगह उन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम करे। इन सभी प्रोग्राम और आज भी उनके काफी प्रोग्राम हैं। सुनैना चौटाला जी का पोजीशन आज के समय में किस तरह से देखते हैं आप लोकसभा हिसार सीट को लेकर के? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब फिलहाल जो चुनाव हो रहे हैं, होने जा रहे हैं 25 तारीख को लोकसभा के, इसमें 2-3 पार्टियां चुनाव लड़ रही, 4 पार्टियां, और कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी एक सीट पे चुनाव लड़ रही है और इनेलो 9 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और एक पार्टी पे हमारा समर्थन है करनाल सीट के ऊपर वीरेंद्र मराठा जी को, जो एनसीपी से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये, अब आपने पूछा कि भाई हिसार के अंदर क्या पोजीशन चल रही है जी। हिसार में पोजीशन ये है कि आज का दिन और शुरू से ही, मैं तो कह रहा हूँ भी शुरू से भी आवाज़ जो है वो बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस के भी खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस में फूट है और कांग्रेस ने आज तक क्या किया। आजकल लोग सभी जानते हैं कि भी कांग्रेस जो है एक ऐसी पार्टी रही है जिसने उग्रवाद पैदा किया, उसने हमारी जमीनों पे कब्जा करवाया,
उनके कार्यकाल के अंदर 1962 में जब चाइना ने हमला किया, हजारों एकड़ जमीन जो है वो उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद में 65 में फिर लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ। उस टाइम भी इन्होंने 1971 के 65 में 71 में दोनों में इन्होंने हमारे पर हमला किया। तो फिर हमारा जो कश्मीर के जो आज पीओके के नाम से जाना जाता है, उस पर कब्जा कर लिया। और वो है हमारा कश्मीर, है हमारा कश्मीर का अंग है वो। इसलिए जो ये सारी बातें हैं ये कांग्रेस के राज में हुई है। अब मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस इतनी बैकफुट पे क्यों है। कांग्रेस का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने हमेशा उग्रवाद को शह दी है। पंजाब में क्या उग्रवाद देखो आपके सामने है। पंजाब में इतना उग्रवाद फैला, भिंडरवाड़ा को किसने पाला? कांग्रेस ने पाला। और उसके बाद में फिर आपने ब्लू स्टार किया, वो किसने किया? कांग्रेस ने किया। और सिख भाइयों को 1984 के अंदर दिल्ली में दंगे हुए, वो किसने करवाए? कांग्रेस ने करवाए, जिसमें के जगदीश टाइटलर और वो अपने मध्य प्रदेश के, मैं नाम भूल गया, मध्य प्रदेश है, शिवराज चौहान। नहीं शिवराज चौहान नहीं, वो मैं नाम भूल गया, वो कांग्रेस है, कमलनाथ है, कमलनाथ जी। उनका नाम इनमें कितना केस, इतने सालों से केस चल रहा है, लेकिन कांग्रेस ने उनको कोई सजा सुजा नहीं होने दी। और सिख भाइयों के साथ इतनी ज्यादती हुई कि उनके गले में टायर डाल डाल के जला दिए गए दिल्ली के अंदर। मैं सिख भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ कि भाइयों, अब देखो ये कांग्रेस ने क्या किया है। और उसी की सोच के नीचे इन्होंने हमेशा सरकार गिराई, कांग्रेस ने गिरवाई। ये चालू किसने किया? कांग्रेस ने किया। क्योंकि कांग्रेस जो है कम से कम 50-52 साल जो है वह पावर में रही है। उन्होंने एक तो इमरजेंसी लागू की इंदिरा गांधी जी ने, वो कांग्रेस के राज में हुई। और नसबंदी का जबरदस्ती प्रचार किया गया और लोगों को जेलों में डाल डाल के उनको धक्के से नसबंदी की गई, वो भी कांग्रेस के राज में हुआ। तो क्यों हम उसको वोट दे रहे हैं कांग्रेस को? और जितने घोटाले हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा घोटालों का नाम कांग्रेस का सबसे ऊपर आता है। इतने बोर्स घोटाला, यूरिया घोटाला, कोयला घोटाला, रेल घोटाला, इतने इतने घोटाले किए इन्होंने। और ऐसे ही अब बीजेपी कर रही है। तो भाइयों बीजेपी का देख लो, किसानों के साथ इन्होंने क्या किया। किसानों के तो 3 कानून, काले कानून बना रहे थे, अगर वो कानून बन जाते, पास हो जाते, तो किसान की क्या हालत होती। इन्होंने बिल्कुल किसानों को और गरीब तबके को, जो लेबर तबका है, उसको भी ऊपर नहीं उठने दिया। तो मैं तो बात यही कहूँगा। और घोटाले जितने अब इनके राज में हुए हैं, बीजेपी के राज में, हमारे हरियाणा में भी हुए हैं, ऊपर भी हुए हैं। ऊपर जो घोटाले हुए हैं वो आपको पता है कि भी राफेल घोटाला, कोई बैंक घोटाला है, कोई कौन सा घोटाला है, कोई कौन सा घोटाला है, क्या सब घोटाले। अच्छा बाबूजी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा। आपकी भी काफी उम्र हो गई है। 1987 में एक लहर आई थी देवीलाल जी की। देवीलाल जी चीफ मिनिस्टर बने थे हरियाणा के। उस समय किस प्रकार से राजनीति होती थी? आपने तो देवीलाल जी के साथ भी काम किया है। उनकी कैसी सोच रहती थी? वो हमेशा अपने भाषणों में कमेरे वर्ग का जिक्र करते थे, मजदूरों का जिक्र करते थे। क्या अब जो उनकी जनरेशन है, देवीलाल जी के बेटे ओम प्रकाश चौटाला जी तो अब 90 साल के तकरीबन हो गए हैं, राजनीति से लगभग दूर ही रहते हैं। एक बेटे उनके बीजेपी में आ गए हैं, रणजीत चौटाला, जो बीजेपी ने जिनको टिकट भी दे रखी है लोकसभा की। क्या रणजीत जी देवीलाल जी की उसी विचारधारा पे आज भी काम कर रहे हैं, या अभय चौटाला जी कर रहे हैं, या फिर जो अजय चौटाला जी अलग पार्टी बना ली है वो करे? देवीलाल जी का असली वारिस कौन है? सही मायने में देवीलाल जी को फॉलो कौन कर रहा है आज के समय में? मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि चौधरी देवीलाल जी के असली वारिस चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हैं। और
उनकी रहनुमाई में ही अभय सिंह चौटाला इनेलो पार्टी को संभाले हुए हैं। कि आज से जब इनका परिवार अलग हुआ, मैं इसमें ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, लेकिन जब परिवार अलग हुआ तो उसमें चौटाला साहब को बहुत धक्का लगा। बुजुर्ग आदमी हैं और उन्होंने फिर अभय सिंह को कहा कि आप उठो, आप आगे बढ़ो। और हमारे जैसे जो वर्कर साथी थे उन्होंने सब ने सहारा दिया कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। चौधरी रणजीत सिंह जी, आप कह रहे हो कि भी चौधरी रणजीत सिंह जी भी देवीलाल जी के बेटे हैं। हाँ, मानता हूँ वो बेटे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पिता के साथ जैसा व्यवहार किया वो आपको सबको पता है, जनता को भी पता है, जनता भी जानती है भाई कब कब क्या हुआ। ये तो अपने पिता को साथ छोड़ के देवीलाल जी ने तो उनको कृषि मंत्री भी बनाया था, कैबिनेट में जगह दी थी 1987 में जब मुख्यमंत्री बने थे देवीलाल जी। तो अपने देवीलाल जी ने तो उनको कृषि मंत्री भी बनाया था, कैबिनेट में जगह दी थी 1987 में जब मुख्यमंत्री बने थे देवीलाल जी। तो अपने बेटे में जगह दी थी। संबंध तो अच्छे थे देवीलाल जी के जगदीश जी के साथ। तो ऐसा क्या हुआ जगदीश जी ओम प्रकाश जी के साथ न जा करके निर्दलीय लड़े रानिया से, और फिर जो है बीजेपी का साथ उन्होंने ले लिया? क्या क्या लगता है, क्योंकि काफी पढ़े लिखे भी हैं जगदीश जी, आपको क्या लगता है क्या कमी रही होगी कि वो अपने बड़े भाई ओम प्रकाश जी के साथ न रह करके बीजेपी में आ गए? वो देखो जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सोच है उनकी अपनी, जी उनकी विचारधारा कैसी है मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। उनकी विचारधारा और चौटाला साहब की विचारधारा में दिन रात का अंतर मेल है। नहीं खाती है। हाँ जी, अच्छा। तो दिन रात का अंतर है। वो हमेशा अपने पिता के कदमों पे उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने काम किए हैं, जनता की सेवा की है। अब वो 10 साल की सज़ा भी काट के आए हैं, वो किसकी देन है? वो कांग्रेस की देन है। अब मैंने वकीलों से बात करी उस टाइम जब ये सज़ा सुनाई गई थी 10 साल की, तो हम कई वकील, मैं उनके पास बैठा हुआ था। जी तो वकील कहने लगे भी ये तो हो ही नहीं सकता कि भाई 5 साल इसमें प्रावधान है, भी 5 साल की सज़ा कर सकते हो आप, लेकिन 10 साल का कोई प्रावधान नहीं है। और 10 साल की इनका मतलब ये था कांग्रेस का भी, ये लोगों में न आए, इनकी पार्टी बैकफुट में रहे, इनकी सरकार ना बढ़े। चौटाला साहब की सिर्फ एक यही सोच रही है कि सत्ता चाहिए, लेकिन सत्ता हमें सुख भोगने के लिए नहीं, सत्ता जनता की सेवा करने के लिए चाहिए। सत्ता मिलेगी तो जनता के काम होंगे, सत्ता नहीं मिलती तो जनता के काम नहीं होंगे। उनको कोई लालच नहीं था बिल्कुल भी। अभय सिंह भी ऐसे ही है। ओम प्रकाश जी और अभय सिंह जी अक्सर भाषणों में यही बात कहते हैं कि हमें सत्ता भोगने के लिए हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें तो जनता की सेवा करनी है। तो ऐसे क्या समीकरण बने हरियाणा प्रदेश में कि 2019 में जब विधानसभा के इलेक्शन हुए तो मात्र एक एलनाबाद से केवल अभय जी ही विधानसभा में पहुंच पाए? ऐसे क्या समीकरण बने कि जनता वो चीज क्यों नहीं समझ पाई इंडियन नेशनल लोकदल की, जो ओम प्रकाश चौटाला जी कहते थे कि हमें सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं चाहिए? वो भी विरोधी पार्टियों की सोच थी। विरोधी पार्टियों ने ये मन बना लिया कि भी अभय सिंह नहीं आना चाहिए पावर में। अगर अभय सिंह आ गया तो अभय सिंह तुम्हारे कच्चे चिट्ठे खोलेगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो। अभय सिंह जो है डरते नहीं है किसी से, वो हमेशा कच्चे चिट्ठे खोलते हैं, चाहे वो घोटाला चाहे कोई करे, चाहे उनको अगर पिता भी करते हैं तो भी वो किसी की मानते नहीं है। वो सच्चे इंसान है और इसीलिए लोगों ने दूसरा विकल्प नहीं दिया। भाई दुष्यंत पार्टी से अलग हो गया, उसने अपनी पार्टी अलग बना ली, तो लोगों ने सोचा भाई ये भी देवीलाल जी ये पोते हैं, इनको वोट दे दो। और लेकिन फिर भी जनता ने कभी भी अभय सिंह को एलनाबाद हल्के से हारने नहीं दिया और उसी का नतीजा है। और जब किसान आंदोलन में इन्होंने साथ दिया, किसानों का साथ दिया, मेरे वर्ग का साथ दिया, तो किसान कहने लगे कि भी हम स्टेज का साझा नहीं करने देंगे किसी पार्टी को। अगर कोई एमएलए आता है, कोई विधायक आता है, तो वो पहले अपना इस्तीफा दे करके आए। तो अभय सिंह एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने इस्तीफा दे करके और स्टेज साझा की थी, किसानों के हक की लड़ाई लड़ी,
उन्होंने गेहूं की ट्रालियां भर भर के भेजी, वॉशिंग मशीनें भेजी, रेड क्रॉस रेड क्रॉस की जो एम्बुलेंस वगैरह है वो तैयार करा कर के वो दी इनको। 1 साल चला था, 1 साल के अंदर 750 किसान मारे गए थे। लेकिन ये कांग्रेस ने कभी आगे होके कभी किसी आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन इनेलो पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा ही आवाज उठाई है कि भाई अब तेल बढ़ोतरी होगी तो हमने प्रदर्शन किए। जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे। 2005 में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी ने प्रदेश की कमान संभाली थी लगभग 5 साल, 1999 से 2004 तक। उस समय बहुत सारे लोगों ने इनेलो पार्टी को ज्वाइन किया था, जिसमें रणवीर गंगवा भी थे, जिसमें उस समय इतने बड़े-बड़े राजनीति के लोग जो है इनेलो पार्टी से निकल करके आज चाहे जयप्रकाश जेपी हो, वो भी इनेलो में थे एक समय में, आज वो कांग्रेस में हैं। जो नड़वा से विधायक हैं डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा भी इनेलो से थे, राज्यसभा सांसद उनको ओम प्रकाश जी ने बनाया, चौटाला साहब ने, फिर वो नड़वा से विधायक भी बने इनेलो पार्टी के टिकट पे, लेकिन आज वो बीजेपी में आ गए। संपत सिंह जी की बात करें, लंबा करियर उनका रहा इनेलो में, वो वित्त मंत्री भी रहे हरियाणा प्रदेश के। लेकिन ऐसी क्या दिक्कतें आ गई थी कि इन सब बड़े-बड़े नेताओं को इनेलो छोड़ करके दूसरी पार्टियों का दामन थामना पड़ा? और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है कि इनेलो छोड़ के उनको दूसरी पार्टियों में जाना पड़ा। वो मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि जो हमारे विधायक थे उनको चाहिए था कुर्सी, और कुर्सी का लालच एक ऐसा होता है जो आदमी को बिकने पर मजबूर कर देता है। वो ये नहीं सोचता कि भाई तुम किस पार्टी में हो, जिसकी वजह से तुम आज विधायक हो, आज इस पोजीशन पे हो। लेकिन उन्होंने बस यही सोच के कि भाई वो बीजेपी में चले गए, कोई कांग्रेस में चला गया, बीजेपी में गया, सारे बीजेपी में गए, उसके बाद में फिर बीजेपी छोड़ के फिर कांग्रेस में चले गए, अब आज कांग्रेस में जा रहे हैं। तो इनको चाहिए एक कुर्सी और पैसा, वो हमारी पार्टी में नहीं है। अभय सिंह जी कहने लगे कि भाई मेरे सामने की बात है, अभय सिंह जी कहते हैं कि भाई जिसकी मर्जी है जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन ये जो प्रचार ये कर रहे हो, जा रहे हो, जाती है, ये आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन नहीं माने, चले गए, अब अकेले अभय सिंह जी रह गए। और अच्छा, अब लोकसभा में 9 जगह पर 9 सीटों पर आपकी इनेलो पार्टी के कैंडिडेट उतार रखे हैं, क्या पोजीशन लगती है जनता को? आप जरा बताएंगे कि 9 जगह पर 10 में से 9 जगह पर इनेलो ने अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं, कहाँ कहाँ पर आपको टक्कर लगती है, फाइट लगती है, कहाँ कहाँ पर लगता है कि इनेलो जो है सीट निकाल जाएगी? देखिए, मैं इस पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा कि हरियाणा में 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है हमारी पार्टी इनेलो। इनेलो पार्टी ने अपने मजबूत कैंडिडेट, सारे सभी कैंडिडेट मजबूत उतारे हैं। और एक पार्टी एक सीट के ऊपर, करनाल सीट के ऊपर एनसीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थित उम्मीदवार। हाँ, वो भी हमारे अच्छे उम्मीदवार हैं और वो सीट भी हम निकालेंगे। और आपको हैरानी होगी जब नतीजे 24 तारीख को आएंगे, 4 तारीख को, तो आपको पता लग जाएगा कि भी ये तो बिल्कुल सफाया हो गया है। और मैं ये एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे अभय सिंह चौटाला, कुरुक्षेत्र से। हाँ जी, सब, हमारा किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। और ऐसे ही सरसा की बात करूं, मैं सरसा में हमारा किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। आज कहने को चाहे कुछ ही कहते रहो, लेकिन सच्चाई है, ग्राउंड पे है सच्चाई, फील्ड में। आप जाके मौकों पर जाके देखो, मौके पर अपने आप पता लग जाएगा, अभी आपको क्या सच्चाई सामने आ जाएगी आपकी। यहाँ हिसार सीट हमारी कन्फर्म है, कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म है। और गुड़गांव की सीट हमारी बिल्कुल कन्फर्म है। गुड़गांव के वो खान साहब खड़े हैं, उनको टिकट दी गई है और वो बहुत ही अच्छी अपनी फाइट में आ रहे हैं। तो मतलब 4 जगह से तो आप पूरा दावा कर रहे हैं कि इनेलो एक तरफा है 4-5 सीटों से। हाँ, वो एक तरफा तो मैं नहीं कह सकता सारी सीटों पे। फाइट है, हाँ जी, फाइट है, अच्छी फाइट है। लेकिन हमारी तो कहीं तो फाइट है, कांग्रेस है, कहीं फाइट है हमारी भी।
अच्छा, मैं अब 2-3 महीने बाद फिर विधानसभा के भी चुनाव आने वाले हैं। चलते-चलते एक बार दर्शकों को ये बता दो कि 2024 में विधानसभा में इनेलो 90 में से कितनी सीट निकाल सकती है? क्योंकि आपको तो राजनीति का काफ़ी अनुभव है। अब समीकरण हाँ, कैसे लगते हैं आपको? आने वाले विधानसभा चुनाव जो है वो अभी 24 में ही होने हैं, हुँ, सितंबर अक्टूबर में। जी, तो उसमें हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है जी, और हमारी पार्टी जो है इतना मजबूत कैंडिडेट देगी कि हमारे कैंडिडेट जीतेंगे और इनेलो पार्टी ही सरकार बनाएगी। ना तो कांग्रेस के पास कुछ है कहने को, ना बीजेपी के पास कुछ है। और आम आदमी तो पैसे भी, आप वैसे भी आपको पता है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब क्या कर रहे हैं। हुँ, अब दिल्ली में सुना है कल ही परसों कि वही वो स्वास्तिका को पीटा गया, हुँ, उनके पीए ने पीटा। हुँ, क्या है ये? लोकतंत्र है? ये खुद कह रहे हैं भाई हमने लोकतंत्र बचाना है और आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हुँ, हुँ, अब इन्होंने कैंडिडेट उतारा है, एक सिर्फ एक मिनट बोलूँ मैं कि इन्होंने जो कैंडिडेट उतारा है कुरुक्षेत्र में, जो सुशील गुप्ता है कौन है, हुँ, तो वो अब उनके प्रचार के लिए कल गए हैं। हुँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, अरे बोले तुम कर कह रहे हो। अब इनेलो पार्टी, इसका क्या नाम है, आम आदमी पार्टी का मैं आपको बता रहा हूँ, केजरीवाल साहब जब मीटिंग करते हैं जी, तो पीछे फोटो लगा होता है डॉक्टर अम्बेडकर का, जी, एक फोटो लगा होता है सरदार भगत सिंह शहीद जी, का। कभी इन्होंने इनके पैरों पर, इनके पच्चीनों पर चलते हुए कोई काम किया? हुँ, कभी इनका नाम लिया? हुँ, कभी भी बता दो। और अगर कांग्रेस भी अगर दलितों का साथ देती तो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर बनते। ये नेहरू जी ने नहीं बनने दिया। उसके बाद में फिर जगजीवन राम, वो भी दलित समाज से थे, हुँ। कांग्रेस में थे, उनको भी आगे नहीं आने दिया। जी, उनकी काफ़ी अनुभव की बातें बता रहे हैं जो शायद आजकल के युवाओं को तो पता भी नहीं होगी, इतनी बड़ी-बड़ी बातें सीखने को मिल रही हैं आपसे। अच्छा, एक अंत में मैं एक किस्सा आपसे जानना चाहता हूँ, आपने तो देवीलाल जी को राजनीति करते देखा है, सुना है देवीलाल जी कहीं से भी जब उनका काफ़िला जाता था, गाड़ी रोक के किसी भी गाँव में चौपाल पे हुक्का पीने के लिए रुक जाते थे। इसी प्रकार जैसे यहाँ मैम के पास मुख्तियार नाई के पास भी जो है वो रुक जाते थे, आज बड़ा नाम है मुख्तियार नाई का भी। तो देवीलाल जी का कोई किस्सा तो आपको याद हो, कोई आपने देखा हो, हमारे दर्शकों को बताएँ कोई देवीलाल जी का किस्सा, क्योंकि हमने तो जो है उनके बारे में सिर्फ़ सुना-सुना और किताबों में पढ़ा है। कोई किस्सा आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? देवीलाल जी एक ऐसे इंसान थे जिसको, वो किसी चीज को हाथ लगा दिया करते तो वो चीज अपने आप ही उठ जाया करती। हुँ, ऐसा, ऐसी उनकी सोच थी, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। हुँ, जहां भी जाते, जब देवीलाल आएगा में अपने आप लोग इकट्ठे रहते हैं। हुँ। उस टाइम 50-100 आदमी बहुत हुआ उस करते हैं। समय तो ना फ़ोन थे, ना सोशल मीडिया था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। अचानक ही जाया करते ही। और देखा नहीं आपने उनको, वो प्रधानमंत्री बनाया था तो ये सीकर चले गए रेल में बैठ के, हुँ, बगैर सिक्योरिटी को बताए हुए। बगैर सिक्योरिटी को हाँ बताए। जी। और अकेले वहां चले गए। अब सिक्योरिटी वाले ढूंढते फिर रहे हैं, देवीलाल जी कहाँ है, और देवीलाल जी उस कहाँ समय है। वो प्रधानमंत्री थे देश के अब बिल्कुल वो प्रधानमंत्री और है। रेल में बैठ के अकेले चले गए। रेल में बैठ के अकेले चले गए वहां से, सीकर से वो थे ना, वो अच्छा, एमपी बने थे। जी, जी। हाँ जी। तो उनकी सोच ही ऐसी थी, वो लोगों के बीच में रहा करते। हुँ, ऐसे ही चौटाला साहब बीच में रहे हैं। हुँ, चौटाला साहब की सरकार बनी, चौटाला साहब ने हमेशा एक वो लागू की योजना कि भाई सरकार आपके द्वार। हुँ, सरकार आपके द्वार का मतलब है भी आपके घर जाके सरकार आपको पूछेगी, बोलो क्या चाहिए आपको, हुँ, विकास कार्य के लिए क्या, कितना पैसा चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, हुँ, ये जा जाके पूछते थे। हुँ। लेकिन चौटाला साहब से डरते बहुत थे, ऐसी क्या उनकी शख्सियत